हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, लाइव होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही थी, इसलिए मुझे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसके लिए मैं सभी स्टूडेंट से क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। दोस्तों, बारिश हो रही थी, फिर मैंने ज़बरदस्ती लाइव करने का प्रयास किया। चलिए, कोई बात नहीं। आज हम महामैराथन में दोस्तों ये क्लास एनबीई के लिए काफ़ी वरदान साबित होने वाला। दोस्तों, टीसीएस चूंकि एनबीई को करा रही है, आप सभी को ये चीज़ पता है। तो टीसीएस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ज़्यादातर हम इस क्लास में करेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन से हम 5-6 क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम 100 क्वेश्चन करते हैं तो करीब 506 क्वेश्चन 500-600 क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एनबीए में सफलता पाना चाहते हैं, डीडीए में, यूसीआईएल में, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पहला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? हु हैज रिटेन आवर नेशनल एंथम? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, या जवाहरलाल नेहरू ने, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या सरोजिनी नायडू में? तो दोस्तों, हम बात करेंगे हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो हम अगर राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो ये चीज़ तो आप सभी को, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि राष्ट्रीय गीत, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय गीत है तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा कब है? 1870 के दशक में। कब लिखा दोस्तों? 1870 के दशक में राष्ट्रीय गीत लिखा। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसे अपनाया कब गया? दोस्तों, इसे 1937 में अपनाया गया। कब अपनाया गया दोस्तों? 1937 में अपनाया गया, ठीक है। अब राष्ट्रीय गान को लिखने वाले कौन हैं? तो राष्ट्रीय गान को लिखने वाले कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान को लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत को लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी। अर्थात ऑप्शन सी हमारा क्या करेक्ट आंसर है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिया है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ? तो दोस्तों, अगर हम आईएमओ की बात करेंगे, इसका मुख्यालय दोस्तों लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में है। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1948 में आईएमओ की स्थापना की गई। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो बाद में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो भी दिमाग में आपको रखना है। और एक चीज़ और, लंदन में राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है दोस्तों, वह भी कहाँ है? लंदन में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीजीए क्या है? दोस्तों, क्वेश्चन ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। वीजीए क्या है? और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। वीजीए का फुल फॉर्म दोस्तों, वीजीए के फुल फॉर्म की बात करें, वी से वीडियो, जी से ग्राफिक्स, ए से एरे, यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ये करता क्या है? यह दृश्य प्रदर्शित करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई आप कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो दृश्य प्रदर्शित करने के लिए जो है उपयोग किए जाना हार्डवेयर है। हार्डवेयर वो चीज़ होता है दोस्तों, कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा नेटवर्क है जो पूरी तरह से एकल भौगोलिक स्थिति पर आधारित है? दोस्तों, एनबीई में जो स्किल टेस्ट होगा ना, तो कंप्यूटर क्वेश्चन वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा नेटवर्क की बात करेगा दोस्तों, तो वो लैन है। क्या है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। सिंगल साइट पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। थोड़ा क्वेश्चन बीच में थोड़ा कटा हुआ, उसके लिए दोस्तों सॉरी। परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर रिएक्टर? अगर हम बात करेंगे दोस्तों परमाणु रिएक्टर, तो परमाणु विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु विखंडन पर। अब आपके दोस्तों परमाणु विखंडन पर है, सही है। अब यहाँ पे बात करेंगे नाभिकीय विखंडन। दोस्तों, क्या होता है? नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु, जैसे एक भारी परमाणु रहेगा ना, कई छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है, बट जाता है, तो कहलाता है नाभिकीय विखंडन। या जो परमाणु रिएक्टर होता है दोस्तों, वह परमाणु इस पे न्यूक्लियर फिजन को हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। दोस्तों, कंफ्यूज मत रहिएगा, एक बार और समझ लीजिए, परमाणु विखंडन, नाभिकीय विखंडन एक ही है, ठीक है ना। नाभिक आपने लोग देखा होगा, यहाँ पे इस तरीके से नाभिक होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या विशेषताएं हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? या एक सतत मार्ग है, या एक बंद मार्ग है, या एक खुला मार्ग, या ए और बी दोनों? इंग्लिश भी दे रखा है, तो आप लोगों का पेपर चाहे इंग्लिश में या चाहे हिंदी में, दोनों तरीके से लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, विद्युत परिपथ जो है ना, विद्युत धारा के एक सतत और बंद मार्ग है। कैसा दोस्तों?
सतत मार्ग और बंद मार्ग, यानी कि ए और बी जो है दोनों है। तो फीचर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉन्टिन्यूअस पाथ एंड क्लोज्ड। जैसे दोस्तों आपने देखा इस तरीके से, आप लोगों ने देखा होगा ना, इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बंद है, फिर बिजली इस तरीके से आगे बढ़ गई, यानी यहाँ पे चल रही थी फिर बंद हो गई, फिर चल रही फिर कहीं बंद हो जाएगी, इस तरीके से ये काम करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट का मुख्य घटक है? दोस्तों सीमेंट के मुख्य की घटक की बात करेंगे तो जिप्सम जो होता है दोस्तों वह सीमेंट का मुख्य घटक होता है। ठीक है दोस्तों, जिप्सम क्या है? जिप्सम इज ए मिनरल। जिप्सम दोस्तों एक खनिज है। जिप्सम क्या है? एक खनिज है और रासायनिक रूप में कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे जिप्सम का रासायनिक जो सूत्र होता है वो आप क्या बताएंगे? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या बताएंगे? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट जिप्सम का क्या होता है? सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, और यहाँ से कुछ सामने निकल चलता है। तो सीमेंट में ये जिप्सम करता क्या है? सीमेंट जो देखते हैं आप लोग ना कि पूरा मजबूत बन जाता है ना, पूरा अच्छे तरीके से जो मजबूत हो जाता है, उसमें जो मुख्य भूमिका रहती है दोस्तों वो जिप्सम की रहती है। किसकी रहती है दोस्तों? जिप्सम की ही रहती है। सीमेंट निर्माण प्रक्रिया के दौरान उसको जो है दुनिया भर की मतलब बहुत सारे इसमें तामझाम होते हैं, उसके बाद ये सीमेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3। और इसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान से समझ लीजिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सूत्र पूछेगा तो NaHCO3। ठीक है, यह प्रकृति में दोस्तों क्षारीय होता है। पूछ लेता है कि यह प्रकृति में कैसा होता है, तो यह प्रकृति में क्षारीय होता है। ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? खाना पकाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों ये आगे इस ऑप्शन पर आ जाते हैं, Na2CO3। इसका अगर हम बात करेंगे Na2CO3 तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। NaCl की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड या टेबल साल्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक दे रखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से नाम भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग नहीं होता है? किसमें दोस्तों, किसको बनाने में HCl का यूज नहीं होता है? सोडियम क्लोराइड को बनाने में। सोडियम क्लोराइड का सूत्र दोस्तों NaCl होता है। जैसे Na पे धन आवेशी तो क्लोरीन पे माइनस, तो केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, ये धन आवेशी ऋण आवेशी मिलाकर बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे HCl बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? HCl। तो HCl इज यूज्ड एज ए बाथरूम क्लीनर, पिकलिज एजेंट इन लेदर थाइनिंग। यानी कि इसका उपयोग दोस्तों जो HCl होता है बाथरूम क्लीनर के रूप में। ठीक है ना, HCl का उपयोग कहाँ किया जाता है? बाथरूम क्लीनर के रूप में, पिकलिंग एजेंट के रूप में, और लेदर जो चमड़े वगैरह वर्क में वहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 88 क्वेश्चन यहाँ पे क्या था दोस्तों? चलिए छूट गया थोड़ा सा। डेंड्राइट किसका हिस्सा होता है? डेंड्राइट इज ए पार्ट ऑफ, जो डेंड्राइट होते हैं दोस्तों, डेंड्राइट मतलब शरीर का एक पार्ट है। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो डेंड्राइट, आवाज़ अगर तेज रहेगी फास्ट रहेगी तो कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं अगले वीडियो में स्लो रखूँगा। डेंड्राइट किसका एक हिस्सा होता है? तो डेंड्राइट दोस्तों अगर बात करेंगे, डेंड्राइट न्यूरॉन का एक हिस्सा होता है। आपने न्यूरॉन देखा होगा इस तरीके से तामझाम इस तरह फैला रहता है ऊपर ना, ये न्यूरॉन इस तरीके से होते हैं। तो डेंड्राइट यहीं कहीं होता है, तो न्यूरॉन का एक हिस्सा होता है। ठीक है ना। और ये पूछ लेता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑर्गन? ठीक है ना, ये तो आप सभी को पता है कि गुर्दे की, किसकी? गुर्दे की। गुर्दे की इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। तो नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? यह क्या करता है? रक्त की जो भी उसमें अशुद्धियाँ रहती है ना, उनको दूर करता है। रक्त की अशुद्धियों को किडनी क्या करता है? दूर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे तेज ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस, या वंदे भारत, या नव भारत एक्सप्रेस, या जनगण मन एक्सप्रेस? तो यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे तेज ट्रेन है? सबसे तेज ट्रेन की अगर हम बात करने वाले हैं तो दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन? वंदे भारत, यानी कि आप चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो वंदे भारत भारत की जो है ये पहली पहली इंजन रहित और सबसे तेज ट्रेन है। पहली इंजन रहित और सबसे तेज ट्रेन है, ठीक है ना, सबसे तेज ट्रेन है। यह 100 दोस्तों ये पॉइंट जो बना उसको समझ लीजिए। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक अधिकतम गति प्राप्त कर सकता है। इसकी पहली यात्रा अगर पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे? दिल्ली टू वाराणसी। क्या बताएंगे दोस्तों? दिल्ली टू वाराणसी। इसका निर्माण कहाँ किया गया ये भी पूछ लिया तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? निर्माण कहाँ किया गया? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया। दोस्तों देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन को याद करने से नहीं कुछ होगा। जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं ना उसको अच्छे तरीके से समझते रहिए, पूरा उसके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन घूमते सब पढ़ लीजिए दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसे पढ़ेंगे तो दोस्तों जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर ली, इतना मेहनत आपके लिए फ्री में किया जा रहा है। सोचिए अगला, पीएम किसान के तहत दी जाने वाली कुल राशि क्या होगी? जो पीएम किसान के तहत राशि दी जाएगी, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट गिवन अंडर पीएम किसान? 2000, 4000, 6000 और 8000। तो हम बात करेंगे पीएम किसान के तहत जो राशि दी जाती है दोस्तों, कुल राशि कितनी है दोस्तों? 6000। कुल राशि यहाँ पूछा है, ध्यान रहे, कुल राशि पूछा, ये नहीं पूछा 4 महीने पर कितना मिलेगा, गलत कर दोगे, ठीक है ना। इस तरीके से पॉइंट को देखा करिए। 6000 कुल मिलता है 4 महीने पे, 2000 वो भी कई अधिकारी खा पी ले तो वो भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? अब देखिए दोस्तों 2022 तक सिक्किम जो है, कौन है दोस्तों? सिक्किम। 2022 तक सिक्किम यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य होगा। यह करेगा क्या दोस्तों? यह अपने नागरिकों को, इसका मतलब कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब यह अपने नागरिकों को अपने ही राज्य में नौकरी देने का प्रयास करेगा। ये कौन सा राज्य करेगा दोस्तों? सिक्किम करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित होगा? वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सिचुएटेड? मणिपुर, मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश। फटाफट आंसर बताइए कहाँ पर इसका स्थित होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला हम बात करने वाले हैं भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ पर? तो मणिपुर में दोस्तों कौतरुक, ये कौतरुक नाम का एक जगह, कहाँ पर? कौतरुक नाम का एक जगह है, ये कौतरुक पश्चिम इम्फाल में। कहाँ पर है? पश्चिम इम्फाल में है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों कि यह कैसा खेल विद्यालय होगा, दिमाग में तो आना चाहिए ना कि यह कैसा खेल विद्यालय होगा। तो यह एक विशेष विश्वविद्यालय होगा जो अपनी तरह का पहला खेल विज्ञान होगा, जहाँ पर खेल प्रबंधन और खेल कोचिंग सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी पहले कुछ भी क्रिकेटर या फिर फुटबॉल जो भी रहेंगे ना, यहाँ पर वो सब क्या आते रहेंगे और ट्रेनिंग देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दोस्तों हम बात करेंगे 2019 की। ये 2019 का ये सेट है ना, तो 2019 का पूछा है और 2020 का भी बताऊंगा करंट अफेयर में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश, तो दोस्तों दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिलहाल में कोपेनहेगन है। यहाँ पे ऑप्शन में तो है ना 95 का ये कोपेनहेगन स्थित, यानी कि कोपेनहेगन स्थित हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2019 के अनुसार फिनलैंड है। कौन सा देश है दोस्तों? फिनलैंड है। और ये पूछ लिया भारत कितवें स्थान पे था, तो भारत था दोस्तों 140वें स्थान पे। भारत ज़्यादा खुश नहीं रहता है आप लोग जैसे बेरोजगार पड़े, हमारे ऐसे बेरोजगार मतलब खुश नहीं रहता, बहुत सारे ताम झाम रहते हैं, आप जानते हैं, अब क्या बताऊँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उस्ताद रोबोट लॉन्च किया? ये देखिए क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द उस्ताद रोबोट? वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर इस वीडियो पर 500 व्यूज नहीं आए 2 दिन में, ठीक है दोस्तों, अगर इस पूरे वीडियो पर 500 व्यूज नहीं आए ना, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा जीके को लेकर, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपको क्लास चाहिए तो बाबू आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर नहीं क्लास चाहिए तो मेरा क्या, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कौन सी बड़ी बात हो गई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन बस अगर 500 व्यूज आ गए 2 दिन में, जिस दिन 500 व्यूज आएंगे दोस्तों ये जान लीजिए अभी तभी अगला क्लास होगा। जिस दिन 500 व्यूज नहीं आएंगे अगला क्लास मैं नहीं लूंगा जीके का। ध्यान रहे, ये आपकी जिम्मेदारी, शेयर करना, पूरा देखना है, ठीक है ना। तो उस्ताद रोबोट किसने लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द उस्ताद रोबोट? बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन।
तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने उस्ताद रोबोट लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे में ये करेगा क्या, ये एक ऐसा रोबोट है जो भारत के जो भी सुरक्षा है ना उनको बढ़ाएगा, भारत की सुरक्षा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और जो भी ट्रेन में जो है भी सुरक्षा से रिलेटेड जानकारी होती है ना, ये अपने जो है सेट करेगा अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके से इसको चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नवलेखा परियोजना शुरू की है? विच आर द फॉलोइंग हैज लॉन्च द नवलेखा प्रोजेक्ट? तो दोस्तों नवलेखा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, नवलेखा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो गूगल ने, किसने, गूगल ने नवलेखा प्रोग्राम शुरू की है। और ये दोस्तों जिसका संस्कृत में अर्थ होता है लिखने का एक नया तरीका। नवलेखा का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिखने का एक नया तरीका। और जैसे मान लीजिए इस समय क्या चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है ना, तो ऑनलाइन लिखा कैसे जाए, ऑनलाइन पे कैसे काम किया जाए, तो ये नवलेखा प्रोग्राम उसी से रिलेटेड है। बहुत आप जब भी कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, देखिए लिखा हुआ आता है ना, तो रिलेटेड वहीं से नवलेखा प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कटा हुआ है, अब थोड़ा सा अगले प्रैक्टिस सेट पर आ गए हैं। भारत के किस राज्य में सबसे छोटी तटरेखा है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे छोटी तटरेखा है? विच स्टेट इन इंडिया हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन? तटरेखा को कोस्ट लाइन बोलते हैं दोस्तों। आप सभी लोग इंग्लिश भी समझते रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पेपर का इंग्लिश में आ गया तो अभी क्लियर नहीं, पेपर हिंदी या इंग्लिश में आएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास पर मतलब पता करने का। तो भारत के किस राज्य में सबसे छोटी तटरेखा है? तो भारत में आप बताइए, केरल में है या उड़ीसा में है या कर्नाटक में है या गोवा में? आंसर दीजिए। तो दोस्तों सबसे छोटी तटरेखा गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। और इसके समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर। ये तो क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर ये पूछ लिया सबसे बड़ा, तो क्या बताएंगे? तो सबसे बड़ा भी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ा है यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ पे है दोस्तों बताओ, तो मेरा फर्ज है बताना। गुजरात में। सबसे बड़ा कहाँ दोस्तों? गुजरात में। है कितना, उसकी लंबाई कितनी है? तो 1214 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 1214 किलोमीटर, ये गुजरात में। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश दोस्तों दूसरे नंबर पे है 973 किलोमीटर, और तमिलनाडु तीसरे पर है 906 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन है तो आप लोग बना लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, कथकली डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? तो दोस्तों अगर हम कथकली की बात करेंगे किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह केरल से संबंधित है। कथकली नृत्य जो है केरल से संबंधित है। यह शास्त्रीय नृत्य रूप संगीत, नृत्य और अभिनय का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? संगीत, नृत्य और अभिनय का क्या है? एक शानदार मिश्रण है। और यहाँ पे दोस्तों एक और पूछता है एग्जाम में कभी कभी, भरतनाट्यम शास्त्रीय, भरतनाट्यम का दोस्तों पूछ लेता है। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम कहाँ का दोस्तों? तमिलनाडु का, ध्यान रहे। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ? कथक का पूछ लेता हूँ, ये यूपी का है, यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आइए आप आगे ले चलते हैं आपको। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और 500 जब व्यूज आएगा तो ही अगला क्लास आएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, बस आपको क्लास चाहिए आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपका भी कुछ खर्च बनता है दोस्तों, फर्ज बनता है। वानिकी और चराई आर्थिक गतिविधि की किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक, ठीक है ना, और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स का बन सकता है। तो दोस्तों जो जैसे मान लीजिए कुछ जो है प्राकृतिक रूप से हुआ, ठीक है ना, तो प्राथमिक में आ जाता है। द्वितीयक में हुआ, उससे हम कुछ बना रहे हैं तो द्वितीयक में आ गया। तृतीयक में आपके बैंक वगैरह आते हैं जो सेवा देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो वानिकी वन है ना, तो वन है, तो दोस्तों वन है तो भी तो मैंने बताया है कि जो प्रकृति के द्वारा हो तो प्राथमिक में आता है। पै से प्रकृति और पै से प्राथमिक, तो प्राथमिक क्षेत्र पे हम तुरंत ही ट्रिक मार देंगे, ठीक है ना। और प्राथमिक जो भी क्षेत्र होता है कच्चे माल से रिलेटेड जो है क्या होता है? जुड़ा होता है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों, जैसे खनन विभाग हो गए ना, ये सब चीजें जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत अभी मैंने बताया ना, बैंकिंग क्षेत्र आ गया और आपका होटल आ गया, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माध्यमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? जो दोस्तों नई नई चीजें बनती है जिसके तहत वो सब माध्यमिक में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्पादकता पर प्रचंड बेरोजगारी, दोस्तों ये भी इकोनॉमिक्स का है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिस्ग्यूड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन प्रोडक्टिव? प्रचंड बेरोजगारी में क्या होता है दोस्तों?
उत्पादकता पर, जैसे उत्पादकता कोई चीज बन रहा है ना, तो पूछ लिया प्रच्छन्न बेरोजगारी है तो किसी चीज के बनने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ लिया। तो आप दोस्तों वहां पर क्या बताएंगे कुछ नहीं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऐसे मान लीजिए 50 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो ऐसे हिल डुल कर काम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, उन लोगों का रहे चाहे ना रहे, तो ऐसे ही बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोली जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया। दोस्तों अगर हम बात करेंगे सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। आप सभी को ये चीज पता है, सत्याग्रह शब्द जो है महात्मा गांधी के द्वारा यूज किया गया था। कब? भारतीय जब आंदोलन हो रहा था तब। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। दोस्तों त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में त्रिपिटक लिखा गया था। और दोस्तों जो लोग पीडीएफ की मांग कर रहे हैं ना, पीडीएफ दोस्तों मिलेगा, आप सभी को मिलेगा। जिस दिन वीडियो पर 1000 व्यूज आएंगे, जिस वीडियो पर 1000 व्यूज आ जाएंगे, तब उसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, अन्यथा आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और वीडियो कब बनेगा? जब 500 व्यूज हो जाएंगे तब। इतने लोगों को तो आप शेयर कर ही सकते हैं, लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। इस तरीके का भी क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछता है। तो अमजद अली खान, दोस्तों अमजद अली खान की बात करेंगे तो सरोद से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? सरोद से। सरोद का उपयोग हिंदुस्तानी संगीत में किया जाता है। सरोद का जो उपयोग होता है हिंदुस्तानी संगीत में दोस्तों किया जाता है। अब ये पूछ लिया हरिप्रसाद चौरसिया कौन से हैं, तो यार कहोगे डाउट में आ गए, ऐसा तो होना नहीं, बैजनाथ सर के साथ डाउट में कैसे आ सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया कैसे हैं? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। और वायलिन वादक का पूछ लिया, तो वायलिन वादक का तो क्या लगाएंगे ट्रिक, तो दोस्तों एल सुब्रमण्यम लगाएंगे। और रविशंकर सितार से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। रे से रविशंकर, अंतिम में सितार रे पढ़ रहा तो तुरंत ही रविशंकर सितार से ट्रिक लगा दीजिएगा। अगला, बड़ा बाघ किस राज्य में स्थित है। वो एक सेकंड दोस्तों, बड़ा से छोटा नहीं हो रहा, ओके। बड़ा बाघ किस राज्य में स्थित है। बड़ा बाघ इज इन विच स्टेट। दोस्तों हम बड़ा बाघ की बात करेंगे तो यह राजस्थान में है, या जम्मू कश्मीर में है, या मध्य प्रदेश में, या यूपी में। कमेंट करिए आप लोग दोस्तों। तो बड़ा बाघ दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो बड़ा बाघ जैसलमेर राजस्थान में है। यह एक दोस्तों उद्यान परिसर है। उद्यान मतलब होता है वहाँ पे लोग जाते हैं अपना जो है घूमते हैं, तो यह एक उद्यान परिसर है। कैसा परिसर है? उद्यान परिसर है, ठीक है। जैसलमेर राजा के, अब पूछ लिया कि निर्माण किसने शुरू किया, तो जैसलमेर राज्य के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसको जो है निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ये है, जो गरीबी रेखा से नीचे जो महिलाएं हैं ना, उनको क्या देना है दोस्तों, उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसे कब शुरू किया गया दोस्तों, इसे 2016 में शुरू किया। कब शुरू किया गया? 2016 में शुरू किया गया। बताइए क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड है ना, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, फटाफट कमेंट करें दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ आसियान, ठीक है। तो दोस्तों जो आसियान है ना, यह भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का हिस्सा, यानी कि यहाँ पे सी जो भारत है दोस्तों वो आसियान का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। आसियान में है कौन कौन? ब्रुनेई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं, ठीक है ना। आसियान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इंडोनेशिया के जकार्ता में। ये क्वेश्चन पूछता है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में आसियान का। अगला, कंबोडिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया। नोम प्रेम, वियंतिनायाने, हनोई, बैंकॉक। दोस्तों कंबोडिया की राजधानी की बात करेंगे तो नोम पेन, कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, ठीक है ना। बैंकॉक की राजधानी क्या है दोस्तों? बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड है। हनोई वियतनाम की राजधानी है, ठीक है ना। और वियंतियान लाओस की राजधानी, लिख दे रहा हूँ, वियंतियान
ये कहाँ की राजधानी दोस्तों, ये लाओस की राजधानी, कहाँ की, लाओस की राजधानी। आप लोग याद करिए अच्छे तरीके से। वुलर झील किस राज्य में स्थित है, 1 सेकेंड। वुलर लेक इज इन विच स्टेट। दोस्तों अगर हम बात करेंगे वुलर लेक की, तो ये सबको पता है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में। यह एक मीठे पानी की झील है। यह कैसे पानी की झील है दोस्तों, मीठे पानी की झील है, और झेलम नदी द्वारा संचित की जाती है। किस नदी द्वारा संचित की जाती है दोस्तों, झेलम नदी द्वारा यह संचित की जाती है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और थोड़ा शेयर करें। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अर्थात हम ऑप्शन बी के तहत जाएंगे, लेकिन किस अनुच्छेद के अनुसार, तो दोस्तों 316 अनुच्छेद के अनुसार। किसके अनुसार, 316 अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। अब पूछ लिया यूपीएससी कैसी निकाय है, ये भी पूछ लेता है। तो संवैधानिक निकाय, कैसी निकाय, संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी कैसी निकाय है दोस्तों, संवैधानिक निकाय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये देखिए रेलवे का क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे। तो दोस्तों पश्चिमी रेलवे, पश्चिम में मुंबई है, तो मुंबई महाराष्ट्र, तो पश्चिमी जो है रेलवे का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति का विस्तार क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कंप्यूटर में एमएस पावर पॉइंट। दोस्तों जिनका स्किल टेस्ट होगा उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी में। तो एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति का विस्तार क्या है। तो दोस्तों जो एमएस पावर पॉइंट का प्रस्तुति का विस्तार है ना, वो पीपीटीएक्स है। क्या होता है दोस्तों, पीपीटीएक्स। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एमएस वर्ड का विस्तार दस्तावेज है, एमएक्स का विस्तार एक्सएलएक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर करने के नियमों का एक सेट क्या कहलाता है। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा ट्रांसफर करने के नियमों को हम बोलते हैं दोस्तों प्रोटोकॉल। अगर कहीं एक नेटवर्क का डाटा है दूसरे नेटवर्क में जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। आप लोग लास्ट में बताइएगा सर हमारा इतना सही हुआ, कमेंट जरूर करिएगा सर कितना सही हो रहा है, जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। 1 GB किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। इसमें तो कोई, ये तो सबको पता होगा, 1024 MB के बराबर होता है 1 GB, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के संबंध में एक कूलाम, दोस्तों पूछ लेता है 1 कूलाम बराबर, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 कूलाम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाले हैं 6 × 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, 6 × 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलाम का मान। विद्युत आवेश की एसआई इकाई दोस्तों कूलाम है। विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है वो क्या है दोस्तों, कूलाम है। अगला क्वेश्चन, वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। तो दोस्तों वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, बैरोमीटर का। हाइड्रोमीटर का उपयोग, हाइड्रोमीटर की तरफ आएंगे तो हाइड्रोमीटर क्या करता है, सापेक्ष घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, अब बात करेंगे हाइग्रोमीटर, तो दोस्तों हाइग्रोमीटर क्या करता है, वातावरण में मौजूद आर्द्रता या वाष्प की मात्रा को ये मापता है। ठीक है। एक रह गया क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर एक विशिष्ट प्रकार का मैकेनिक टाइम पीस है जो कुछ सटीक मान, बहुत सारे ऐसे दोस्तों होते हैं जिनको कोई नहीं माप पाता है, तो क्रोनोमीटर कहलाता है। जैसे मतलब कोई काम जो ना कर पाए तो उसे ध्वनिया के अंत में पूरा करते हैं, पहले करते थे, अब थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। अगला आप लोग बताइएगा क्या दिक्कत हुई, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लीजिएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। दोस्तों अगर हम बात करें हाइड्रोलिक लिफ्ट, यह पास्कल के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर, पास्कल के नियम पर आधारित है। अब दोस्तों दिमाग में आना चाहिए कि सर ये पास्कल का नियम क्या होता है, तभी मैं कहूँ ये क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन निकालूंगा। तो दोस्तों पास्कल का नियम यह कहता है कि तरल के एक बिंदु पर लगाया गया, कहाँ पे, तरल के एक बिंदु पर, तरल के एक बिंदु पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। अगर कोई तरल पदार्थ वाली जब तेल वगैरह है ना, आप एक जगह ऐसे रखते हैं ना, तो वो तेल है ना बर्तन में
हाथ एक जगह रखेंगे तो चारों तरफ फैलेगा, तो ये हाइड्रोकोलिक लिफ्ट कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। हर एक क्वेश्चन को हम तोड़ देंगे दोस्तों, कच्चा चबा जाओ क्वेश्चन को। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का उपयोग किया जाता है, जैसे भारी वस्तुओं को जहाँ उठाना रहता है ना, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज का उड़ना किस नियम या सिद्धांत पर आधारित है? फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन विच लॉ प्रिंसिपल? तो दोस्तों हवाई जहाज को जो उड़ना है ना, वह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। आपने इंटर में ये प्रमेय जरूर पढ़ा होगा, प्रूफ भी किया होगा, ठीक है ना, अगर आपने फिजिक्स लिया होगा तो हवाई जहाज का उड़ना बर्नौली के नियम पर आधारित है। और ये दोस्तों ये बर्नौली का नियम है क्या? आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स में, बर्नौली के नियम में यह कहा गया है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बर्तन है, तो द्रव की जो गति होती है ना, दबाव, जैसे द्रव की गति होगी तो दबाव में कमी या अधिक, कुछ इस तरीके से उसमें स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, कमी आ जाती है, स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। ये होता है बर्नौली प्रमेय। यह कब दिया गया दोस्तों, ये भी याद रख लीजिए, बता दे रहा हूँ। इस नियम का नाम डैनियल बर्नौली के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे 1738 में अपने एक बुक, उनका एक बुक था जिसका नाम था हाइड्रोडायनामिका में प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 1000 इसको जो है व्यूज पहुंचा दिया, ठीक है, तो आप लोगों को PDF मिल जाएगा उसी दिन। और जिस दिन 500 इस व्यूज हो जाएंगे उस दिन मैं इसके लिए अगला क्लास लूंगा, इतना लंबा क्लास लेना पड़ रहा है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट? फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 होता है। क्या होता है? FeSO4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी के साथ हम फिलहाल में चले जाने वाले हैं, ठीक है ना। यह एक निर्जल नमक होता है दोस्तों, ये जरूरत होता है, पूछ लेता है, ये जान लीजिए, पूछ लेता है इसका उपयोग बताइए, तो फिर आप क्या बताओगे, बताइए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका उपयोग बता दें कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग पानी और सीवेज के पानी, जो पानी होता है ना, उसका उपयोग पानी में किया जाता है, सीवेज के पानी में किया जाता है। और उर्वरक, जो उर्वरक बनते हैं ना, उर्वरक के घटक यानी कि फेरस सल्फेट का कुछ पॉइंट जो है मिलाया जाता है उर्वरक में, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक कोलाइड है? कौन सा मिश्रण दोस्तों एक कोलाइड है? तो कोलाइड की बात करेंगे तो मेयोनेज, याद रखिएगा, मेयोनेज जो है, जेली, मेयोनोज हो गया, जेली हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है ना, ये सब कोलाइड के जो है एग्जाम्पल है। तो अर्थात हम ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ जाने वाले हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, नहीं आ रहा तभी मैं बता रहा हूँ कि सर ये कोलाइड क्या है। जिनके दिमाग में आ रहा था ठीक है, जिनके दिमाग में उनके लिए बताया दोस्तों, कोलाइड एक मिश्रण होता है। कोलाइड इज ए मिक्सचर, कोलाइड एक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के जो अघुलनशील कण होते हैं, ठीक है ना, उनको अन्य पदार्थों में मिला दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है ना। अगला, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस भरी जाती है? बेहतरीन क्वेश्चन। तो दोस्तों एकदम इजी है, CO2 भरी जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी। आप लोग ठंडा वगैरह पीते हो ना, बताइएगा कमेंट करें कौन कौन, मतलब पेप्सी पीता, थम्स अप, क्या क्या आप लोग पीते हैं ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। देखते हैं कौन ज़्यादा मतलब पीता है। पीने का मतलब वो दूसरा चीज़ नहीं, ये सब ठंडा वगैरह। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? CO2 गैस, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, CO2 गैस भरी जाती। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक दबाव में जो है CO2 क्या हो जाती है, घुल जाती है। पूछ लिया कोई कि क्यों ये CO2 ही भरी जाती है, हम दूसरा क्यों नहीं भरते हैं? दोस्तों इसलिए क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है ना, तो ये घुल जाता है। अगला क्वेश्चन, एक शुष्क सेल में कैथोड किस सामग्री से बना होता है? तो एक शुष्क सेल, इन ए ड्राई सेल द कैथोड इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल? तो दोस्तों जो कैथोड होता है ना शुष्क सेल में, वो कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? कार्बन से। और एनोड किससे बना होता है दोस्तों? एनोड जिंक से बना होता है। एनोड किससे बना होता है? जिंक से बना होता है। चलिए, शुष्क सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? रिमोट में, रेडियो में आदि जैसे विद्युत उपकरणों में शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंची इज ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? ब्रोंची मानव शरीर में किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो दोस्तों ब्रोंची जो है ना श्वसन प्रणाली का एक हिस्सा। किसका दोस्तों? श्वसन प्रणाली। जब कभी भी ब्रोंची आ जाए तो जान लीजिए आपका श्वसन से वो रिलेटेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
ब्रोंची मुख्य चैनल है जिसके माध्यम से हवा जो है फेफड़ों में प्रवेश जो करती है दोस्तों, वो ब्रोंची के माध्यम से ही प्रवेश करती है। भोजन की नली, पेट, अग्नाशय, यकृत, छोटी और बड़ी आंत पाचन तंत्र का क्या हिस्सा है, वो हो गया। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तंत्रिका का हिस्सा, जो मस्तिष्क होती है और रीढ़ की हड्डी होती है वो तंत्रिका का हिस्सा है। अगला, किस अंग को कोशिका का पावर हाउस, बायोलॉजी का क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका के पावर हाउस या कोशिका के शक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन रिक्तिका है, या नाभिक, या साइटोप्लाज्म, या माइटोकांड्रिया। आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों माइटोकांड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकांड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रक्त को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर, डोनर दोस्तों सभी को रक्त दे सकता है, ठीक है ना। तो वो ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन जो ए बी ग्रुप होता है ना, वो सबसे रक्त ले सकता है, ठीक है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा? कमेंट करिएगा, इसी बात पे याद आ गया। अगला, किसे एंटी कोआगुएंट कहा जाता है? विच इज कॉल्ड एंटी कोआगुएंट? दोस्तों हिपैरिन को, बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट को देखते हुए। हिपैरिन को बोला जाता है एंटी कोआगुलेंट। हिपैरिन को एंटी कोआगुलेंट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कुछ कोफैक्टर्स अर्थात थ्रोम्बिन और फाइब्रिन को रोकता है। दोस्तों यह क्या करता है? थ्रोम्बिन को रोकता है और फाइब्रिन। पहले अब आपको ये दिमाग में आएगा सर ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिन क्या है? तो दोस्तों थ्रोम्बिन और फाइब्रिन होता है जिससे जो है जमावट होती है, रुकती है खून वगैरह ना, वो थ्रोम्बिन और फाइब्रिन कहलाती हैं। एंगुलेंट एंटीकोगुलेंट क्या है दोस्तों? यह क्या करता है? दवाएं हैं जो रक्त के थक्कों को रोकने में मदद करती है। कुछ थक्का रोधी जो दवाएं हैं ना, उसका उपयोग इसमें किया जाता है। भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना के सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया था? अभी देखिए आपने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, आप लोगों को ये चीज़ पता है, तो किसका उपयोग किया गया था दोस्तों? तो स्पाइस 2000 का। किसका उपयोग किया गया था? स्पाइस 2000 का। दोस्तों ये स्पाइस का अर्थ ये होता है स्पाइस, SPICE, SPICE। इसका मतलब क्या हो गया? स्पाइस का अर्थ स्मार्ट, प्रेसिस, इम्पैक्ट एंड कोस्ट इफेक्टिव। एक बार फिर सुन लीजिए, स्मार्ट, प्रेसिस, इम्पैक्ट एंड कोस्ट इफेक्टिव। इसका निर्माण इजराइल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। दोस्तों ये स्पाइस 2001 बम नहीं है, ये भी जान लीजिए। कभी कभी ऑप्शन में बम है, तो दोस्तों यह बम नहीं है, यह वास्तव में गाइडेंस किट है। दोस्तों गाइडेंस किट का मतलब ये होता है, ये गाइडेंस किट होता है सही निशाने पर जाकर अपना जो है, ये गाइडेंस किट जो है सही निशाने पर जाके गिरती है, ठीक है ना। यह जो है एक मानक वारहेड या ये बम से जुड़ी होती है दोस्तों, लेकिन बम नहीं होती है। तो आपको ऑप्शन नंबर हम चले जाएंगे फिलहाल में इसके साथ, सी के साथ, डी के साथ। अगला 94, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? बेहतरीन क्वेश्चन। कौन सा राज्य दोस्तों 2022 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ऐसा राज्य है मेघालय। कौन सा स्टेट है दोस्तों? मेघालय 2022 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। शुभंकर क्या दोस्तों? मेघालय के राज्य पशु क्लाउडेड तेंदुए, यानी कि जो तेंदुए होंगे दोस्तों ना, तेंदुए वही क्या हो जाएंगे? शुभंकर होंगे। शुभंकर भी कभी कभी पूछ लेता। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के सौर पहले यानी कि पहला जो सोलर मिशन होगा उसका जो नाम अगर हम बात करेंगे, तो दोस्तों उसके नाम की बात करेंगे तो आदित्य L1। क्या नाम होगा दोस्तों? आदित्य L1। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बाघों की आबादी को दुगुना करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों नेपाल है। बाघों की आबादी को दोगुना करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा दोस्तों? नेपाल है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझते रहे। अगला क्वेश्चन, कैनबिस को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? दोस्तों कैनबिस को वैध बनाने वाला, तो यह दक्षिण, यहाँ पे हम थाईलैंड के साथ जाने वाले हैं। कैनबिस को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा दोस्तों? थाईलैंड है। अब ये थाईलैंड मारिजुआना के लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा उपयोग के साथ साथ क्रेटोम स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पौधे के रूप में पारंपरिक रूप से उत्तेजक और दर्द निवारक के रूप में उपयोग करने की अनुमति दें। दोस्तों ये जो होता है ना, ये क्या बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। कैनी बैस एक जो है
दर्द निवारक दवा बनाने के काम आता है, ऐसे समझ लीजिए बस। और ये राज्य पहला कौन सा, पहला देश कौन सा जिसने मंजूरी दी? थाईलैंड ने जो है मंजूरी दे दी। किसने दोस्तों? थाईलैंड ने मंजूरी दे दी। अगला क्वेश्चन, नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे आलिया भट्ट को जो है नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों। वरुण धवन को मारुति सुजुकी के लिए। ठीक है। अगला, स्वस्थ प्रतिरक्षित भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनेत्री करीना कपूर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री करीना कपूर। अगला, ये तो बता दिए। विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या था? दोस्तों ये जान लीजिए पहले, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार का जो थीम था फॉर पीपुल एंड प्लेनेट, क्या था? फॉर पीपुल एंड प्लेनेट। अगला क्वेश्चन, मंत्रियों की परिषद की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मंत्रियों की परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्री, आप बताइए, हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्रेसिडेंट करता है, या पीएम, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या डिप्टी स्पीकर? तो दोस्तों कौन करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम जाने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रधानमंत्रियों की परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए के साथ राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति तो करते हैं लेकिन पीएम की सलाह पर। दोस्तों वैसे माने ना तो राष्ट्रपति के पास कोई पावर वगैरह नहीं होती, सारा काम प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है? अगस्तमालाई पहाड़ी, सैंडल चोटी, अनंतगिरी पहाड़ी, या अयोध्या पहाड़ी? आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची पहाड़ी की बात करेंगे दोस्तों, तो सैंडल चोटी पाई जाती है। कौन सी चोटी? सैंडल चोटी पाई जाती है। अब बात करेंगे अनंतगिरी, तो अनंतगिरी तो जान लीजिए तेलंगाना में है। अयोध्या हिल्स दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। और ये हम बात करेंगे ये अगस्त्यमालाई पहाड़ी, ये दोस्तों केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क का मुख्यालय कहाँ? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बार्क? बार्क का मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर? ऑप्शन सी इसका सही है। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में है। और ये पूछ लिया इसकी स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया, जान लीजिए। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1954 में। कब हो गई थी दोस्तों? 1954 में। डॉक्टर, इस समय के जो निदेशक है ना, डॉक्टर अजीत कुमार। कौन है? अजीत कुमार। डॉक्टर अजीत कुमार प्रेजेंट टाइम में इसके क्या है? निदेशक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। आपको पता है टारगेट ना 1K पहुंचाना है। जिस दिन 1K पहुंचा PDF मिलेगा, और 500 व्यूज पहुंचेंगे तो अगला वीडियो में GK GS के लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV? दोस्तों GSLV का फुल फॉर्म है जी से जियो सिंक्रोनस, ठीक है ना, एस से सैटेलाइट, एल से लॉन्च, वी से व्हीकल, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। अच्छे से समझ लीजिएगा, यह क्या करता है, यह भारी उपग्रह को ले जा सकता है, ठीक है ना। और यह 3 चरणों वाला वाहन है। कितने चरण वाला वाहन है दोस्तों? 3 चरण वाला। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में ब्याज दरों को नियंत्रित करता है? भारत में जो ब्याज दरें होती है दोस्तों, उनको नियंत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कौन कर सकता है? स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की इसकी स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हिंद के तोते के रूप में किसे जाना जाता है? हुसैन शाह को, अमीर खुसरो को, या बीरबल को? हिंद के तोते के रूप में दोस्तों अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो एक सूफी संगीतकार थे, फारसी भाषा के कवि और इतिहासकार भी थे। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्हें कव्वाली के पिता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। पूछ लिया कि कव्वाली के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे अमीर खुसरो को। क्या लगा देंगे दोस्तों? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों हम बात करेंगे हु वाज द
वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय लॉर्ड होर्डिंग था, लॉर्ड होर्डिंग था, या लॉर्ड हेस्टिंग था, या सिराज गोपालचारी, या लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा, जो लॉर्ड माउंटबेटन कार्यकाल था ना, वो 12 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चला था। तो भारत के जो जब भी भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो है हम बात करेंगे तो यही थे। लेकिन पूछ लिया स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालचारी थे। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? बेहतरीन क्वेश्चन। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कौन था? कुजुल कड़फिसेस। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले हैं, ठीक है ना। कनिष्क प्रथम शताब्दी में कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा था। कनिष्क ने क्या किया था? रेशम मार्ग के विकास में, रेशम मार्ग का विकास किसने किया? कनिष्क ने किया। अगर ये क्वेश्चन कभी आ जाए तो तुरंत ट्रिक लगा दीजिएगा कि कनिष्क ने किया था। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अभी पिछले भी कुछ देर पहले बताया था, तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। बिहू कहाँ से जुड़ा हुआ? असम से जुड़ा हुआ है। भरतनाट्यम कहाँ से जुड़ा हुआ? तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जब आप क्वेश्चन को बार बार देखेंगे ना, वीडियो को घर पे नोट्स बनाएंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला, कटारमल सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कटारमल सन टेम्पल इज इन विच स्टेट? कटारमल सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में है, या गुजरात, या उड़ीसा, या मध्य प्रदेश। तो ये आखिर में कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो कटारमल सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में। अब पूछ लिया इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण कप्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को लेते मजा आ जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ? उड़ीसा में है। गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर है। चलिए अगला, गतिरोध शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में किया जाता है, या शतरंज में, या गोल्फ में, या वॉलीबॉल में? तो दोस्तों गतिरोध शब्द का प्रयोग शतरंज में किया जाता है। कहाँ पर? शतरंज में। अब यहाँ पे ये गतिरोध का मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। गतिरोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी खिलाड़ी गेम नहीं जीतता, क्योंकि ये खिलाड़ी हिलने में असमर्थ हो। जैसे आप लोग देखा होगा शतरंज में, एक जहाँ पे वहीं पर हिल नहीं सकता है, तो उसे हम बोलते हैं गतिरोध। किस ग्रह में चंद्रमा की सबसे अधिक संख्या है? तो दोस्तों ये भूगोल का क्वेश्चन है। किस ग्रह में चंद्रमा की सबसे अधिक संख्या है? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह में। कहाँ पे? बृहस्पति में चंद्रमा की सबसे अधिक संख्या। इसमें कितने चंद्रमा दोस्तों? 63 चंद्रमा है, ठीक है ना। कितना है? 63। अगला, इटली की मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इटली की मुद्रा है यूरो। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। इटली की राजधानी क्या दोस्तों? रोम है। पूछ लेता है ये भी, इटली की राजधानी रोम है। अब यहाँ पे एक दे रखा लीरा, तो लीरा तुर्की की मुद्रा है, ठीक है ना। फ्रैंक जो है स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। पाउंड यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। लाइक कर दीजिए। अगर 1000 जिस दिन व्यूज हुए ना उस दिन PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। शेयर वगैरह करिए। स्वेज नहर किन दो समुद्रों के बीच है? तो दोस्तों स्वेज नहर एक जलमार्ग है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ऑप्शन बी के साथ फिलहाल में हम जाने वाले हैं, ठीक है ना। और स्वेज नहर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मिस्र द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। अगला, रोबोट को प्रोग्रामिंग के लिए निम्नलिखित किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो रोबोट के प्रोग्रामिंग भाषा पूछ लिया क्या है? तो दोस्तों पाइथन है। रोबोट की प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतर नेटवर्क नहीं है? दोस्तों अंतर नेटवर्क यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। लैन एक अंतर नेटवर्क नहीं है, बाकी मैन वैन ये सब जो है अंतर नेटवर्क है। एक नेटवर्क पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अगर हम एक नेटवर्क की बात करें और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो नेटवर्क सर्वर हो सकता है। ऑप्शन सी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो दोस्तों रॉकेट का काम जो होता है, जैसे मान लीजिए रॉकेट हुआ, तो एक बार जब आप रॉकेट को मतलब छोड़ते हैं ना, तो हल्का सा हाथ पीछे आता है, उसका खूब तेज गति से आगे बढ़ता है। तो इस गति को हम बोलते हैं दोस्तों संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला,
विशेष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो विशेष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोस्तों हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1905 में। कब दोस्तों? 1905 में। अब ये किसके द्वारा जो है विकसित किया गया? तो आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा दोस्तों यह विकसित किया गया था। ठीक है ना। अगला, कौन सा रंग उच्चतम तापमान को संकेत देता है? यानी कि अगर हम बात करें कौन सा रंग उच्चतम तापमान, तो ये धुंधला लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो धुंधला लाल होता है ना वो उच्चतम तापमान को संकेत करता है। अगला, एक सेकंड, बहुत बड़ा लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का तत्व नहीं है? कौन दोस्तों एक प्रकार का तत्व नहीं है 82 के साथ? जो गैसें होती है ना दोस्तों वो एक प्रकार की तत्व है। धातु ऑलरेडी तत्व है, अधातु भी है, मेटेलाइट मतलब उपधातु, ये तीनों तत्व है। तो गैसी तो अलग, उसी को हटा दीजिए बस। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कब ऐसा होता है किस पर कि जो सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट वो समान दिखाई देते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हम बात करेंगे तो ये -40 पर जो है समान दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नींबू में मौजूद अम्ल है, नींबू में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल मौजूद होता है। कौन सा अम्ल मौजूद होता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल। महामैराथन क्लास कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत हुए भी आप बताइएगा। ठीक है। लैक्टिक अम्ल कहाँ मौजूद होता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल जो है मुख्य रूप से खट्टा उत्पाद जो होता है ना वहीं पर मौजूद, जैसे कि केमिस, लेविन, दही, केफिर, पनीर। टार्टेलिक अम्ल कहाँ होता है? अंगूर, केले और इमली में। याद रहे, टार्टेलिक अम्ल इमली में पाया जाता है, याद रहे। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या दोस्तों, हाइड्रोजन को ऐसे लिखा जाता है 1H1, 1H2, 1H3। तो इसके समस्थानिक कितने होते हैं? तो 1, 2, 3। तो इसके समस्थानिकों की संख्या दोस्तों 3 हो गई, कुछ भी एक क्वेश्चन में नहीं है। 1H1, 1H2, 1H3। अगला क्वेश्चन, जिस तत्व में समान द्रव्यमान संख्या होती है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार, जिसमें परमाणु भार समान अगर होते हैं, ठीक है ना, जिसमें परमाणु भार समान होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोबार। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? आइसोबार। और जिसमें परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसे हम बोलते हैं आइसोटोप। तो इसमें परमाणु भार कहें चाहे द्रव्यमान संख्या का, यहाँ आइसोबार के साथ हम जाने वाले। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग दोस्तों? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ फिलहाल में हम चले जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन परजीवी टेपवर्म फीता कृमि है? दोस्तों फीता की तरह जो आकृति बनाता है उसे हम फीता कृमि बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टेनिया। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? टेनिया या टेनिया, ये फीता कृमि है। यह पाया कहाँ जाता है? यह मनुष्यों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। कहाँ पर? यह मनुष्यों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। और इनकी जो संरचना होती है दोस्तों रिबन के समान होती है। किसके समान? रिबन के समान। एक वयस्क मानव की हृदय गति क्या है? दोस्तों एक स्वस्थ मानव की जो हृदय गति है वो 70 से 80 बार प्रति मिनट की आयु सीमा में होती है। अगला, पित्त के रूप में जाने वाला द्रव शरीर के किस अंग द्वारा उत्पादित होता है? तो दोस्तों लीवर अर्थात यकृत। पित्त के रूप में जाना जाने वाला द्रव शरीर के यकृत द्वारा उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने अपनी पहली रामायण एक्सप्रेस को कहां पर हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों 14 नवंबर को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ जाएगी? इसका संभावना कि यह श्रीलंका में भी जाएगी, चांस है कि श्रीलंका में भी जाएगी। अगला क्वेश्चन, 2018 का मैन पुरस्कार किसने जीता? तो ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का है, चूंकि इसे अन्ना बंस इसका करेक्ट आंसर, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला, किसने हैप्पीनेस विषय लॉन्च किया? दोस्तों किसका हैप्पीनेस विषय जो है किस स्टेट की स्कीम है? दोस्तों हैप्पीनेस की तो बात करेंगे तो न्यू दिल्ली की ये स्कीम है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से और ये हैप्पीनेस का मतलब यह है कि बच्चे स्कूल जाए, नर्सरी से 8 तक पढ़ें, खुश रहें, इन्हीं का मतलब यही है इनके। निम्नलिखित में कौन गणतंत्र दिवस निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2019 का मुख्य अतिथि था? तो 2019 के मुख्य अतिथि की बात करेंगे दोस्तों तो अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा थे। कौन थे? अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा
भारत के 17 यानी कि 2019 की बात करेंगे। 2020 में कौन आए थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये भी 2019 का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई 2019 का करंट अफेयर नहीं देगा आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसी भारत के राष्ट्रीय पोषण महीने के रूप में मनाया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रीय पोषण के रूप में मनाया गया, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने वाले हैं। सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण के रूप में मनाया जाता है। 22वें एम्स की स्थापना कहाँ होगी, तो 22वें एम्स की स्थापना हरियाणा के रेवड़ी जिले में, ठीक है ना। अगला, किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है, तो दोस्तों ये विराट कोहली हो जाएगा। भारत का पहला सांकेतिक स्टोर दोस्तों कहाँ है, तो भारत का पहला सांकेतिक डॉमिलियम गोवा में, कहाँ पे, गोवा में, गोवा की राजधानी पणजी। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों को पता ना, टारगेट 1000 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं आपको PDF दूंगा, और जिस दिन 500 जो है इस पे व्यूज जाएंगे उस दिन अगला वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भूलें। थैंक्स फॉर।